दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। जबकि स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है और अब ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार में बिकवाली का ज़बरदस्त जोर है एफआई की तरफ से। एफआई बाजार में एक तरफा बिकवाली करे जिससे बाजार को सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है और अच्छी गुड न्यूज़ का भी कोई असर नहीं देखने को मिला। आज की बिल्कुल सुइलोन में भी वैसे ही हुआ। सुइलोन ने एक नया इतिहास रचा है, 1 गीगावाट की ऑर्डर बुक प्राप्त की है टोरेंट के साथ मिलके। और ये देख सकते हो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बावजूद भी वहाँ पर भी शेयर में गिरावट हुई है। तो आगे की क्या संभावना बनी उसको समझेंगे। अभी बजट आ रहा है, बजट में क्या अपेक्षा है उसको जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। साथ में हम जेपी पावर को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी कुछ संभावना बन रही है पॉजिटिव। स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है, क्या करना चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की आज क्लोजिंग 38.65 पर रही, जहाँ पे 2.47% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 40 तक गया था, बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए जिससे स्टॉक आ गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो बड़ी गुंडी निकल के आ रही है, रिलायंस पावर करीब 25,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं। इससे पहले जो अपडेट निकल कर आई थी वो 10,000 करोड़ की थी, लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि 25,000 करोड़ का निवेश आंध्र प्रदेश में हो सकता है। तो रिलायंस पावर करीब 2600 एकड़ लैंड के अंदर आप देखें तो कृष्णापट्टनम में यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी करी है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल की देरी है और ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे क्योंकि कंपनी अब यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, कमर कस चुकी है आंध्र प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो अनिल अंबानी लगातार आंध्र प्रदेश की विजिट कर रहे हैं और वो ज़मीन देख रहे हैं। तो लोकेशन नेल्लोर के आसपास उनको इस समय दिखाई दी है जहाँ पे वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 25,000 करोड़ का निवेश होगा ये अलग अलग फेस में होगा। पहले शुरुआत वो कम से होगी, उसके बाद में धीरे धीरे इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस समय पाइपलाइन में हैं और जिनको एक एक करके यहाँ पे लगाने की तैयारी हो रही है। तो सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी है। इसके अलावा एनर्जी बैटरी या स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कंपनी में लगाएगी वहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पे इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हो उनको सब कुछ वहाँ पे बेनिफिट दिखाई दे रहा है। इस समय देखो तो वहाँ पे सी शोर रॉ मटेरियल अवेलेबल है और इस वजह से उनको वहाँ पे ये एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। इससे पहले 16 साल पहले ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट के लिए ज़मीन इनको दी गई थी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि उनको प्रोजेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है और तैयारी कर ले। रिलायंस पावर ने मजबूत टीम भी तैयार कर ली है। यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बिजनेस को बिल्कुल पटरी पे लाने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने नीरज पारक को CEO अपॉइंट कर लिया है। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, 3 साल के लिए अब वो CEO बनेंगे कंपनी के। 21 साल का उनका अनुभव है अनिल अंबानी के साथ में। रिलायंस ग्रुप में वो जुड़े 21 साल पहले। काफ़ी शानदार उनके पास टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रा प्लानिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, टेक्निकल सर्विस, हर तरह के प्रोजेक्ट को उन्होंने संभाले हुए काफ़ी अनुभवी है और इसीलिए उनको CEO की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, जो आने वाले समय बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बजट आने वाला है 2025 का। इस बजट के दौरान देखो 10,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार सरकार आवंटन कर सकती है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी का एलोकेशन 10,000 करोड़ रुपये तक जा सकता है। सरकार का फोकस इस समय PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर ज़्यादा है और हर घर के ऊपर वो चाहते हैं कि एक सोलर पैनल हो और जितनी भी बिजली का निर्माण हो वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। इससे पहले अगर आप देखें तो सरकार ने 19,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था पिछली बार जो बजट था उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट में सरकार PM सूर्य घर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, PM कुसुम जैसी स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने पर यह कहा है कि फाइनेंस 2025 में 19,100 करोड़ रुपए की जगह नई और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एलोकेशन 30,000 करोड़ तक जा सकता है। यानी इस बार जो बजट है वो 30,000 करोड़ तक जा सकता है। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जाएगा और इसकी वजह है कि स्कीम का रिकॉर्ड टाइम पूरा करना है, जल्दी से जल्दी स्कीम को कंप्लीट करना है। सरकार ने PM सूर्य घर स्कीम के तहत 2026 तक 50 लाख सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है। अब तक 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसका मतलब इस प्रोग्राम के लिए टारगेट तय किया गया है, उसे पूरा करने के लिए स्कीम की रफ्तार बढ़ानी होगी। इसके लिए अतिरिक्त बजट भी सहायता करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में 29 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मंजूरी दी थी योजना को।
तो इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फाइनेंस 2027 तक घरों के ऊपर 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत नेशनल ग्रिड तक रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफर के लिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। यूनियन बजट 2025 में इस प्रोग्राम के लिए सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स पर भी होगा। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल आधारित एनर्जी क्षमता बनाने की लक्ष्य रखा हुआ है और उसको पूरा करने के लिए क्लीन एनर्जी के लिए ग्लोबल लीडर के रूप में इंडिया उभर सकता है। में सबसे बड़ी बात है ग्रीन हाइड्रोजन का भी निर्माण करना है, जो आने वाले समय इंडिया उसका एक्सपोर्टर बनेगा और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ उसी की वजह से मजबूत बनेगी। तो अब जमाना लगता वो दिखाई दे रहा है पेट्रोल और डीजल का, उसकी जगह पे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन जगह लेंगे। तो 20 जनवरी तक इंडिया में नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित एनर्जी कैपेसिटी 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई थी। 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड हुई है, जबकि 3.4 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी भी ऐड हुई है। तो सरकार जिस तरह से कोशिश करी, आने वाले समय ये सपना सच होगा और एक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये सेक्टर। और अब देखो कि जेपी पावर, जिसका रिन्यूएबल एनर्जी का भी बिजनेस है, क्योंकि विष्णुप्रयाग में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है और कंपनी सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। और देख सकते हो कि आज की जो क्लोजिंग इसकी 16.05 के आसपास थी, 0.68% की गिरावट के साथ। वैसे इंट्राडे में 16.37 तक स्टॉक गया था। तेज़ी बनी थी थोड़ी सी, लेकिन रह नहीं पाई तेज़ी, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 24 रुपये का इसने पिछले दिनों हाई बनाया था, वहाँ से 16 रुपये पे आ गया है। और अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय एक फ्रेश ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और फिर एक तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब इसकी एक बार परफॉर्मेंस को देख लेते हैं बीएसई मिड कैप और बीएसई पावर इंडेक्स के साथ। पिछले 10 सालों में जेपी पावर ने 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान मिड कैप में 14% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 11% की तेज़ी बनी है। तो जो लूजर है बिल्कुल वो जेपी पावर ही है। लेकिन पिछले 5 सालों में जेपी पावर ने 52% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 22% की तेज़ी बनी और पावर इंडेक्स में 26% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर आपको जेपी पावर दिखाई देगा। बात करें 3 ईयर की, तो जेपी पावर ने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 19% की तेज़ी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 17% की तेज़ी बनी है। तो विनर बना यहाँ पे बीएसई मिड कैप और लूजर बना है बीएसई पावर इंडेक्स। ओवरऑल देखें तो पावर इंडेक्स के मुकाबले जेपी पावर का रिटर्न ठीक था। 1 ईयर के हिसाब से 0.88% का हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई मिड कैप में 14% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स में भी 8% की तेज़ी है। तो लूजर यहाँ पे जेपी पावर है। पिछले 3 महीनों में जेपी पावर में 13% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इस दौरान मिड कैप में 7% की गिरावट हुई है और पावर इंडेक्स में 17% की भारी भरकम गिरावट हुई है। तो पिछले 3 महीनों के हिसाब से लूजर यहाँ पे बीएसई पावर इंडेक्स है। 1 मंथ की बात करें तो 13% का निगेटिव रिटर्न दिया जेपी पावर ने। इस दौरान मिड कैप में 7% की गिरावट हुई है, पावर इंडेक्स में भी 8% की गिरावट है। तो यहाँ पे लूजर जेपी पावर है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर का जो रिटर्न निगेटिव देखें वो 9% के आसपास है, जबकि मिड कैप का देखें बीएसई तो वो भी 8% के आसपास है और बीएसई पावर इंडेक्स का 6% के आसपास। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो निगेटिव रिटर्न है वो भी जेपी पावर का ही है। तो जेपी पावर फिलहाल अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।